नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और जिस तरह से हम केमिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें आप यूनिट देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 16 जो इकाई है, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है आदर्श गैस। ठीक है, तो आदर्श गैस है और उसके साथ डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी है। तो पहले हम आदर्श गैस को थोड़ा समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की कहीं पर भी हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हम यहाँ पर आदर्श गैस के बारे में ही यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कि आदर्श गैस क्या है। तो आदर्श गैस के बारे में हम मोटे तौर पर ही जानेंगे। यहाँ पर देखो, जितना भी सिलेबस है सब हमें ऊपर ऊपर पढ़ना है। जो हेडिंग आपके इस टॉपिक में दी गई है केवल हमें ऊपर ऊपर देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये माध्यमिक का सिलेबस है। यहाँ पर गहराई बिल्कुल भी नहीं पूछी जानी है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बड़ा सिलेबस बनाया गया है। एक्चुअली में हमें ऊपर ऊपर टॉपिक पढ़ना है। फिर अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते तो उसके गहराई में आप जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला, जिस तरह से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? आदर्श गैस समीकरण पढ़ना है। ठीक है, तो आदर्श गैस आखिर होती क्या है? आदर्श गैस समीकरण बनता कैसे है? तो देखो, आपने सामान्य जो गैस नियम होते हैं, जैसे बॉयल का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, अवोगाद्रो का, ये सारे गैस से रिलेटेड नियम हैं। ये हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इन नियमों को हमें वैसे तो नहीं जानना है। लेकिन अगर हम शॉर्ट में देखें और संक्षिप्त में देखें तो बॉयल का नियम क्या कहता है? V समानुपाती 1/P। मतलब यहाँ पर तापमान आपका स्थिर रहेगा, तो आपका जो किसी भी जो गैस का आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है? जैसे देखिए, आप क्या है, जितना ज्यादा दाब बढ़ाएंगे, मतलब आप क्या, जितना ज्यादा आपका आयतन अगर आप बढ़ाएंगे तो दाब कैसा होगा? घटेगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर आपका एक टंकी है छोटी 1 लीटर वाली, अब अगर 1 लीटर की जगह आपने टंकी को 2 लीटर का वाला बना दिया, मतलब बड़ा आकार कर दिया उसका, तो फिर क्या हो जाएगा? उसके अंदर जो गैस के अणु हैं कैसे हो जाएंगे? मतलब कम हो जाएंगे। तो जैसे आप देखिए, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 4 अणु हैं गैस के, इसमें भी देखिए 4 अणु हैं गैस के। अब अगर आप इसका ये साइज बढ़ा देंगे, देखो आयतन बढ़ा दिया ना, तो फिर क्या हो गया? देखो इसके अंदर ये अणु और दूर दूर हो गए, तो इसके दाब कैसा हो गया? इसका कम हो गया। तो ये होता है बॉयल का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि जब आपका दाब स्थिर हो, तब मतलब आयतन टेम्परेचर के समानुपाती होता है, कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका आयतन भी उतना बढ़ेगा। जैसे आप देखिए कि आप आयतन आपका बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो भी गैस के अणु हैं उसमें जितना ज़्यादा आप गर्म करते हो, तो उसके अणुओं में उतना ज़्यादा प्रसार होता है, और जब कोई चीज़ फैलेगी तो फैलेगी का मतलब क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। तो ये चार्ल्स का नियम क्या होता है? V समानुपातिक T। और ये क्या होता है? आवोगाद्रो होता है V आपके अनुक्रमानुपाती N। ठीक है, तो यहाँ पर N गैस के अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इनका आयतन बढ़ाओगे, समझ रहे, तो इनके गैस के जो अणु हैं वो उतनी ज्यादा मतलब फैलते ही जाएंगे, पूरा आयतन घेरते ही जाएंगे। ठीक है, अब इनको देखो, अगर हम एक साथ लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर हम इनको एक साथ लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा V समानुपाते, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T/P। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और N हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, ये ऊपर है और ये क्या है? दावा नीचे है। अब इसका अगर हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? PV बराबर TN हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस पर आ जाएगा, और R यहाँ पर क्या है? ये गैस स्थिरांक हो जी। R आ गया जी, क्या है यहाँ पर? गैस स्थिरांक है। क्या है यहाँ पर? गैस स्थिरांक है। तो हमें इससे मतलब है ही नहीं कि कैसे आता है, क्या है। हमें यहाँ पर सिर्फ किससे मतलब है? हमें समीकरण। तो आपका देखो, ये क्या है? एक आपका सामान्य गैस समीकरण है, जो आदर्श गैस समीकरण भी आप इसी को ही कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? वो कंडीशंस अलग अलग हैं। देखिए, जैसे अब देखो, तो आखिर गैस आदर्श गैस समीकरण कैसे आता है? तो आपका जो बॉयल का नियम है, आपका जो चार्ल्स का नियम है, आपका जो अवोगाद्रो का जो गैसों का जो नियम है, समझ पा रहे ना? ये जो सभी
इनका अगर कोई भी अगर गैस इनका संपूर्ण पालन करती है, समझ पा रहे हैं ना, इनका अगर कोई भी गैस पूरी तरह से पालन करती है, समझ पा रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी आदर्श गैस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, आपकी आदर्श। तो इन नियमों का, समझ पा रहे, जो गैस नियम है, इनका अगर कोई भी गैस पूरी तरह से पालन करती है तो वो गैस क्या कहलाएगी, आपकी आदर्श गैस कहलाएगी। अब आप कहोगे तो क्या जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, क्या ये आदर्श गैस हैं? नहीं, ये आदर्श गैस नहीं है। क्यों नहीं है ये आदर्श गैस है? क्योंकि जो आदर्श गैस के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो फॉलो नहीं करती हैं ये, समझ पा रहे हैं ना। तो उन नियमों का ये हमारी जो गैसें हैं वो पालन नहीं कर पाती हैं। इस वजह से जो हमारे वातावरण में जो गैसें हैं वो आदर्श गैस नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर संसार में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमने देख लिया, तो आप ध्यान रखिएगा पीवी बराबर एनआरटी क्या है, यहाँ पर ये आपका आदर्श गैस समीकरण है। तो यहाँ पर आपका पूछ लेगा कि कौन सा आदर्श गैस समीकरण है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो संसार में कोई भी जो वास्तविक गैस है, देखो जो कोई भी वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वास्तविक जो गैसें हैं एक क्या होती है कि ताप और दाब की एक निश्चित कंडीशंस में, समझ पा रहे ना, ताप और दाब की एक निश्चित दशाओं में ही आदर्श गैस का व्यवहार करती हैं। इस वजह से वास्तविक गैसें आदर्श गैसें नहीं होती हैं। तो दो चीजें आपने यहाँ पर देख ली हैं। चलिए अब देखते हैं हम आगे। यहाँ पर देखो आदर्श गैस समीकरण फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, पीवी बराबर एनआरटी बराबर, ठीक है ना। तो आदर्श गैसों जो होते हैं ताप दाब और आयतन के अणुओं की संख्या में संबंध व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो आदर्श गैस समीकरण कौन कहेगा? जो क्या होगा, T माने टेम्परेचर, P माने दाब, V माने आयतन, इनके और N मतलब अणुओं की संख्या। N मतलब क्या है? ये अणुओं की संख्या। इसके बीच जो संबंध बताने वाला समीकरण है वही क्या कहलाएगा, आपका आदर्श गैस समीकरण। मतलब क्या है? P माने दाब, V मतलब आयतन, N माने अणुओं की संख्या, T माने टेम्परेचर, इनके बीच जो संबंध बताएगा समीकरण वही क्या कहलाएगा, आदर्श गैस समीकरण। अब तुम कहोगे आदर्श व्यवहार क्या होता है? तो देखो उच्च ताप और निम्न दाब, बिल्कुल लिख के रखना है इसे। उच्च ताप और निम्न दाब पर हमारी जो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हीलियम, ये क्या होती है, ये अगर उच्च ताप और निम्न दाब पर ही क्या करती हैं, जो वास्तविक गैस की तरह, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। हमारी जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये कौन सी गैसें हैं? वास्तविक गैसें हैं। तो ये क्या करती हैं, ताप उच्च होना चाहिए इनका और दाब कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, तभी जाकर के क्या किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करेंगी, आदर्श गैस की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेंगी। कोई भी गैस दूसरी गैस में जब मिले तो उसको मतलब अगर किसी विलायक में मिलती है तो उसको वहां पर मिल करके नया कोई पदार्थ भी नहीं बनाना चाहिए। कंडीशंस होती हैं आदर्श गैस वाली, समझ पा रहे ना। चलिए अब देखते हैं हम आगे। आगे हम देखते हैं आखिर आदर्श गैस और वास्तविक जो गैस है, ठीक है, तो उसमें आखिर अंतर क्या होता है। क्लियर। तो देखिए आदर्श गैस क्या होती है, हमारा जो गैस समीकरण है, ठीक है ना, हमारा जो गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, इसका सभी, चाहे कोई भी ताप हो, कोई भी दाब हो, सब पर पालन करती है। सभी टेम्परेचर पर, सभी दाब पर पालन किया जाएगा इस समीकरण का, अगर कोई भी आदर्श गैस समीकरण है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर आदर्श गैस है तो वो उस पीवी बराबर एनआरटी का सभी कंडीशंस पर, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, उस पर वो पालन करती है। लेकिन वास्तविक गैसें तब मतलब आदर्श गैस की तरह काम करेंगी जब उनका दाब कैसा होना चाहिए, समझ पाए, निम्न होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए। ये प्रश्न आपका छपेगा जहां तक है कि आदर्श गैसें कैसा व्यवहार प्रदर्शन करती हैं, निम्न दाब उच्च ताप, उच्च दाब निम्न दाब, उच्च ताप उच्च दाब, ऐसे करके पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है ताप हमेशा कैसा रहेगा, अधिक होगा, और दाब कैसा रहेगा, कम रहेगा। क्लियर ना। अब देखो हम देखें तो क्या कोई वास्तविक गैस, क्या किसी वास्तविक गैस आदर्श गैस का अस्तित्व है? तो नहीं, किसी भी आदर्श गैस का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमारी जो भी ये गैसें हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या करती हैं, उससे आपका
क्या प्रदर्शित करती हैं, थोड़ा न्यूनतम विचलन प्रदर्शित करती हैं। क्या प्रदर्शन मतलब उनका पालन नहीं करती हैं। वो सभी जो भी गैसें हैं, समझ पा रहे ना, वे क्या होती हैं, वास्तविक गैसें हैं। ये कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक विचलन जरूर प्रदर्शित करती हैं। क्लियर। अब देखो एक पॉइंट है, जो आपकी आदर्श गैसें होती हैं तो इनके अणुओं के जो स्वयं का आयतन है, समझ पा रहे ना, गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। कैसा होता है, इनका जो आयतन होता है, जो मतलब गैस के अणु का खुद का आयतन, उसके संपूर्ण आयतन की तुलना में कैसा माना जाता है, नगण्य होता है। लेकिन इनका नगण्य नहीं होता है। किनका, वास्तविक गैसों का नगण्य नहीं होता, बल्कि इनका कैसा होता है, नगण्य होता है। ये मैंने कल पॉइंट आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर आप जरूर देख लीजिए। ठीक है ना। अगला है, अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण नहीं होता। देखो, आप अगर कोई गैस आदर्श गैस है तो उनके अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी कोई गैस, ये वाली जो वास्तविक गैसें होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है ना। और इस वजह से यही कारण क्या होता है, इसलिए इनका जो दाब है, समझ पा रहे ना, आदर्श गैस की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। कैसा होता है, क्लियर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।